हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग जन सुविधाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में जल के अधिकार पर विचार कीजिए। न्यायालय ने स्वच्छ पेयजल के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है, क्योंकि यह गरिमापूर्ण जीवन की पूर्व शर्त है। इस अधिकार के तहत सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिक को उसकी क्रय शक्ति के आधार पर जल उपलब्ध कराए। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित जल की पहुंच एक मौलिक अधिकार है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो स्वच्छ पेयजल का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। देखिए, जल के अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और वहनीय रूप से जल मिलना चाहिए। चूंकि यह अनुच्छेद 21 के तहत आता है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, अनुच्छेद 21 से कहता है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह देश के सभी नागरिकों को जल उपलब्ध कराए। यानी बिना किसी भेदभाव के सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह देश के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनको जल उपलब्ध कराएगी, यानी जल की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर क्रय शक्ति के आधार पर नहीं है। क्रय शक्ति के आधार का मतलब ये है कि जिसके पास जल खरीदने के पैसे हैं वो उसे खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि सरकार को सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करानी है, हर व्यक्ति तक जल पहुंचाना है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसका कोई भी सामाजिक स्तर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये क्रय शक्ति के आधार पर नहीं है, बल्कि ये सार्वभौमिक पहुंच की बात यहाँ पर हुई है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, थर्ड वाला सही है। 2007 में आंध्र हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि सुरक्षित जल की पहुंच एक मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है, जन सुविधाओं की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। जन सुविधाओं की मुख्य विशेषता उनकी सामूहिक उपयोगिता है। इन सुविधाओं की आपूर्ति का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, न कि निजी लाभ। सरकार द्वारा निजी कंपनियों को ठेके देना जन सुविधाओं के प्रति उसके संवैधानिक उत्तरदायित्व को समाप्त कर देता है। आपको यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन सुविधाओं का मतलब है कि ये सुविधाएं सभी व्यक्तियों के लिए होती हैं, और एक बार किसी जन सुविधा की स्थापना या एक बार किसी जन सुविधा की शुरुआत होने के बाद सभी लोग उसका सामूहिक रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो जन सुविधाओं की मुख्य विशेषता क्या है? उनकी सामूहिक उपयोगिता है। देखिए, जन सुविधाएं समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कराई जाती हैं, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग इनका लाभ उठा सकें और अपनी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर सकें। तो जन सुविधाओं की स्थापना का मूल उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय। यहाँ पर कोई निजी लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर थर्ड वाला कथन जो है गलत है। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकार अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेती है, कई प्राइवेट टेंडर उठाती है, तो निजी कंपनियों के थ्रू भी काम कराती है। जैसे आपने देखा होगा कि नगर पालिकाएं अक्सर प्राइवेट कंपनियों को हायर कर रही हैं सफाई के लिए। रेलवे में प्राइवेट कंपनियां सफाई के लिए काम कर रही हैं। रेलवे में जो पेंट्री है, यानी कि जो खाने वगैरह की सप्लाई है, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। तो अक्सर सरकार ने दक्षता बढ़ाने के लिए इन लोगों को हायर किया है। भले ये लोग प्राइवेट तौर पर काम करते हों, लेकिन यहाँ पर अंतिम रूप से जिम्मेदारी सरकार की ही आती है, क्योंकि ये लोग सरकार के अंडर में ही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को ठेके सौंप दिए हैं, तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार ही यहाँ पर जिम्मेदार है। तो चाहे वो प्राइवेट लोगों से करवाए या सरकारी लोगों से कराए, अंततः जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सरकार की ही बनेगी। तो यहाँ पर सरकार का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ थर्ड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 2। तीसरा प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, जन सुविधाओं का निजीकरण अक्सर समाज के वंचित वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन के अधिकार को बाधित करता है। कारण, निजी कंपनियां बाजार के सिद्धांतों पर काम करती हैं, जहां सेवा की उपलब्धता भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जन सुविधाओं का मतलब होता है कि सभी के लिए हैं। अब मान लीजिए जन सुविधाओं पर सरकार जो है टैक्स लगा दे, या उनकी लागत या कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दे कि एक आम नागरिक, एक गरीब व्यक्ति उसको अफोर्ड ना कर सके, तो वो जन सुविधा कहाँ रह जाएगी?
कई बार ये होता है कि सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों को कुछ जन सुविधाओं को देने की जिम्मेदारी सौंप देती है, तो ऐसे में उन जन सुविधाओं की लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ने से जो आम आदमी है उसे वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जो स्मार्ट मीटर हैं, बिजली के स्मार्ट मीटर, उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां स्मार्ट मीटर लगा रही हैं और स्मार्ट मीटर की रीडिंग में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं, जिसका बोझ जो है गरीब जनता पर, आम जनता पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीटर की रीडिंग बहुत तेज़ी से भाग रही है। और लोगों का कहना ये है कि पहले जो मीटर लगे थे उनमें उनका महीने में 500-600 रुपये बिल आता था, अब आ रहा है बिल महीने पर 1500 से 2000, कहीं की पे 5000 से 6000 आ रहा है। तो इसका विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर कई बार ये होता है कि प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चीज़ें देने से जो लागत होती है बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने से इसका जो प्रभाव पड़ता है वो आम जन पे पड़ता है, और आम जन जो है ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पाता, इन सुविधाओं से वंचित रह जाता है, जो कि सम्मानजनक जीवन के अधिकार को बाधित करता है। तो यहाँ पर अवकथन बिल्कुल सही है। निजी कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट फर्म जो है वो तो मुनाफे के लिए काम करती है, उसे मतलब नहीं है कि सेवा देनी है, क्या करना है, उसके केवल पैसा कमाना है। तो निजी कंपनियां जो है बाजार के सिद्धांतों पर काम करती हैं, यानी मुनाफे पर काम करती हैं। तो यहाँ पर सेवा की जो उपलब्धता है ये भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करती है, यानी यहाँ पर जितना आप भुगतान कर लेंगे उतना ही बेटर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अवकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है अवकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर है आपका ए वाला। चौथा प्रश्न है, जन सुविधाओं के निजीकरण के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों पर विचार कीजिए। निजी कंपनियां सार्वभौमिक पहुंच के स्थान पर चयनात्मक पहुंच को बढ़ावा देती हैं। कुछ सुविधाएं जैसे मलेरिया उन्मूलन व्यावसायिक रूप से व्यवहार नहीं होती। निजीकरण से जवाबदेही और पारदर्शिता में अनिवार्य रूप से वृद्धि होती है। आपको यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन सुविधाएं जब निजी कंपनियों के हाथ में सौंप दी जाती हैं तो उनकी कीमत या लागत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो टॉयलेट्स होते हैं अब वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप दिए गए हैं। तो अगर आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर टॉयलेट की सेवा लेनी है तो उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। टॉयलेट जाने के लिए 5 रुपये लगते हैं, और वैसे आपको 10 रुपये लगते हैं फ्रेश होने के लिए। अगर आपके पास 5 रुपये हैं तभी आप इस सर्विस का लाभ उठा पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 5 या 10 रुपये नहीं है, तो आप क्या है, आप जो है इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि आपके पास बड़े बड़े नोट हैं, 500-500 के नोट्स हैं, 200-200 के नोट्स हैं, और खुले हुए पैसे नहीं हैं, ये छुट्टे पैसे नहीं हैं। और जब आप इस टॉयलेट में जाते हैं तो यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है, केयर टेकर बैठा है, वो कह देता है भाई आप खुले पैसे लाओ तभी आप इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। आप उससे गुजारिश भी करते हैं कि इमरजेंसी है, आप चाहो तो UPI ले लो, यानी कि आप QR करा लो, लेकिन वो मना कर देता है। तो क्या होता है, आप वंचित रह जाते हैं, सेवा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निजी कंपनियों के हाथ में जब जन सुविधाएं पहुंच जाती हैं तो यहाँ पर सार्वभौमिक पहुंच के स्थान पर चयनात्मक पहुंच हो जाती है, यानी कुछ ही लोग इसका लाभ उठा पाते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अक्सर ये भी देखा गया है कि कुछ सेवाओं में निजी कंपनियां दिलचस्पी नहीं लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें लगता है कि अभी मुनाफा है ही नहीं। जैसे मलेरिया रोधी जो प्रोग्राम है, अब ये तो सामाजिक रूप से चलाने वाला प्रोग्राम है, अब यहाँ पर निजी कंपनियों को कोई मुनाफा तो होगा नहीं, तो उसमें दिलचस्पी क्यों दिखाएंगे। तो कुछ सुविधाएं जैसे मलेरिया उन्मूलन व्यावसायिक रूप से व्यवहार नहीं होती हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाएंगी। यहाँ पर ये कथन आंशिक रूप से सही है और गलत है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निजीकरण से जवाबदेही और पारदर्शिता में अनिवार्य रूप से वृद्धि होती है। ये जरूरी नहीं है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि सरकार ने कुछ सुविधाएं जो हैं प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप दी हैं। जैसे हाल का ही एग्जाम्पल है स्मार्ट मीटर वाला, कि जगह जगह पर बिजली विभाग के अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, और स्मार्ट मीटर लगाने का जो जिम्मा सौंपा गया है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंपा गया है। तो आपने देखा होगा स्मार्ट मीटरों में उनकी रीडिंग को लेकर गड़बड़ी आ रही है, जो बिजली के बिल हैं उसको लेकर गड़बड़ी हो रही है, और प्राइवेट कंपनियां अब बिजली का वितरण भी कर रही हैं। तो जो बिजली के जो डिस्प्यूट्स हैं, बिलों के जो डिस्प्यूट हैं, वो सॉल्व नहीं कर पा रही हैं। कई बार ये भी होता है कि यहाँ पर जब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में कोई सेवा सौंप दी जाती है तो वहाँ पर हम RTI लगाकर जानकारी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ अपनी जो गोपनीयता है उसका हवाला देकर जो RTI में मांगी गई सूचना है उसको देने से इनकार कर देती हैं। तो यहाँ पर यह कहना गलत हो जाएगा कि निजीकरण से जवाबदेही पारदर्शिता जो है अनिवार्य रूप से बढ़ जाती है, ये कहना गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 5वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के दौर में जलापूर्ति के मॉडलों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। शहर या देश, मॉडल या विशेषता। पोर्तो एलेग्रे ये ब्राज़ील का एक शहर है, और देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं वैसे तो ये पोर्तो एलेग्रो में भी काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम है। और कम होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी जलापूर्ति व्यवस्था है
उसके तहत गरीबों से आधा जल शुल्क लिया जाता है। यानी यहाँ पर सहभागी बजट और पारदर्शी सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था है। बोलीविया की बात करें तो बोलीविया में जलापूर्ति व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, जिससे जल की कीमतें बढ़ गईं और निजीकरण के विरुद्ध यहाँ पर लोगों ने आंदोलन कर दिया, यानी यहाँ पर दंगे भड़क उठे। तो निजीकरण के विरुद्ध सफल जन आंदोलन। मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटी है, ये जल शुल्क के माध्यम से आत्मनिर्भर सरकारी विभाग है, यानी जल शुल्क के माध्यम से अपना खर्चा चला रहा है और जो भी जल सेवाएं उनका लगातार ये विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पर सही जो मिलान है वो ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। तो आंसर है आपका बी वाला। छठवां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। SDG 6 सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता, SDG 11 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, SDG 12 संवहनीय शहर और समुदाय। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी यहाँ पर कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 6 जो है ये सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता से संबंधित है। वहीं जो सतत विकास लक्ष्य 11 जो है ये संवहनीय शहर और समुदाय से संबंधित है, यानी ये शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 12 जो है ये जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से संबंधित है, यानी ये संसाधनों के कुशल उपयोग और कचरे को कम करने के माध्यम से उत्पादन और उपभोग का जो पैटर्न है, स्थायी पैटर्न है, इसको सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 12 जो है ये जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ये दोनों गलत हैं। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर है आपका सी वाला। 7वां प्रश्न है, शहरी जल आयोग के मानकों और भारत में जल वितरण की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष सबसे सटीक है। शहरी भारत में प्रति व्यक्ति 135 लीटर का मानक सार्वभौमिक रूप से लागू है। विलासितापूर्ण उपभोग यानी होटल और बुनियादी उपभोग, झुग्गी बस्ती के बीच का अंतर संसाधनों के दोषपूर्ण वितरण को दर्शाता है। झुग्गी बस्तियों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता मानक का मात्र 15% से भी कम है। देखिए शहरी जल आयोग कहता है कि शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर जल मिलना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि शहरों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनमें जल की उपलब्धता को लेकर अंतर देखने को मिलता है। जो अमीर तबके के लोग हैं या जो संपन्न लोगों की जो कॉलोनी है वहाँ पर जल की उपलब्धता तो ज़्यादा है। वहीं जो झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्तियाँ हैं वहाँ पर जल की उपलब्धता जो है बहुत कम है। वहाँ पर एक व्यक्ति को 20 लीटर या इससे कम पानी एक दिन में मिल पाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर शहरी जल आयोग ने यहाँ पर 135 लीटर जल की अनुशंसा तो की है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 135 लीटर जल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हर जगह लागू नहीं हो पाया है, सभी को मिल नहीं पा रहा है। यानी यहाँ शहर में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक समुदाय से दूसरे समुदाय में जल की उपलब्धता को लेकर अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो आपके होटल वगैरह हैं यहाँ पर एक व्यक्ति को एक दिन में 1600 लीटर से ज़्यादा पानी मिल जाता है, लगभग 80 बाल्टी पानी तक मिल जाता है। लेकिन वहीं एक और जो झुग्गी बस्तियाँ हैं वहाँ पर 20 लीटर से भी कम पानी मिल पाता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। झुग्गी बस्तियों में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है ये मानक का मात्र 15% से भी कम है। मानक कितना है, मानक है आपका 135 लीटर का है ना। और यहाँ पे झुग्गी बस्तियों में जो NCERT में डेटा दिया गया, बताया गया 20 लीटर, यानी 20 लीटर से कम पानी मिल पाता है। जब आप इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 14.88 का आंकड़ा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि झुग्गी बस्तियों में प्रति व्यक्ति जो जल उपलब्धता का मानक है ये 15% से भी कम है। यानी जो शहरी जल आयोग ने जो मानक बताया 135 लीटर का, तो यहाँ पर 20 लीटर से भी कम पानी लोगों को मिल पा रहा है। तो यह थर्ड वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 और 3 सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 2 और 3। 8वां प्रश्न है, भारत में जल संकट के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। जल की अनुपलब्धता का सबसे अधिक प्रभाव निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ता है क्योंकि वे टैंकरों का खर्च वहन नहीं कर सकते। किसानों से पानी छीनना ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषि को प्रभावित करता है बल्कि भूमिगत जल स्तर में भी गिरावट लाता है। चेन्नई जैसे शहरों में पानी का व्यापार निजी मुनाफे का एक नया जरिया बन गया है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि जल संकट का सबसे गहरा और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है
ये निम्न मध्यम वर्ग के बजाय जो गरीब तबका है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि मध्यम वर्ग तो अपने विकल्प खोज लेता है, भाई बाहर से टैंकर मंगा लेगा या बोरवेल वगैरह खोद लेगा, तो उसके पास तो विकल्प हैं। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है गरीब लोगों पे पड़ता है, ना कि निम्न मध्यम वर्गीय लोगों पे। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर सही है। किसानों से पानी छीनना ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषि को प्रभावित करता है, बल्कि जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी गिरावट लाता है। अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए बोरवेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अंधाधुंध पानी का दोहन करते हैं, उससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार नीचे चला जाता है। थर्ड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। चूँकि चेन्नई में जो चेन्नई का नगर निगम है वो चेन्नई के हर इलाके में जल की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं या प्राइवेट जो व्यक्ति हैं वो पानी की सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक निजी मुनाफे का एक नया जरिया बन गया है, यहाँ पर एक पानी का बिजनेस अच्छा खासा फल फूल रहा है। तो यहाँ पर 2 और 3 सही हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3। 9वां प्रश्न है, भारत में जन सुविधाओं के वित्त पोषण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सरकार जन सुविधाओं के लिए आवश्यक धन मुख्य रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त करती है। बजट के माध्यम से सरकार संसद को जन सुविधाओं पर होने वाले व्यय के लिए जवाबदेह होती है। कुछ जन सुविधाओं जैसे मेट्रो के लिए सरकार बाह्य ऋण और बजटीय आवंटन दोनों का उपयोग करती है। जल शुल्क का उद्देश्य लाभ कमाना है ताकि विभाग को निजी कंपनियों में बदला जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार कोई भी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करती है तो उसके लिए जो भी धन की आवश्यकता होती है वो मुख्य रूप से टैक्स के जरिए आता है। तो टैक्स जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से सरकार प्राप्त करती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। बजट के माध्यम से सरकार जो है संसद को जन सुविधाओं पर जो भी व्यय होना है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बताती है, एक मतलब पूरा ड्राफ्ट देती है कि भाई इस साल इस मद में हमें इतना खर्च करना है और पिछले साल हमने इतना व्यय किया है, तो पूरा एक यहाँ पर रिपोर्ट देती है। तो यहाँ पर बी वाला कथन बिल्कुल सही है। कुछ परियोजनाओं के लिए, कुछ जन सुविधाओं की परियोजनाओं के लिए सरकार जो है बजट के साथ साथ बाहरी देशों से भी ऋण लेती है, यानी बाहरी जो संस्थान हैं उनसे भी ऋण लेती है। वर्ल्ड बैंक वगैरह है या एशियाई डेवलपमेंट बैंक वगैरह है, इनसे भी ऋण लेती है, कर्ज लेती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। देखिए, जल शुल्क का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी जल विभाग है उसको जो भी उपकरण वगैरह चाहिए, जल विस्तार के लिए जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए, वो आसानी से उसे खरीद सके, ताकि जल सुविधाओं का विस्तार वो हर जगह कर सके। इसलिए जल शुल्क लिया जाता है, ताकि लोग ये भी ना समझें कि जल बिल्कुल फ्री है, इसको बर्बाद करो, लोग भी वो जिम्मेदारी माने। तो यहाँ पर लाभ कमाना नहीं है, तो यहाँ पर डी वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका डी वाला। 10वां प्रश्न है, यदि कोई निजी कंपनी पानी की सप्लाई करती है तो सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? सरकार को पूरी तरह हट जाना चाहिए, सरकार को कीमतों और गुणवत्ता पर सख्त निगरानी और नियमन करना चाहिए, सरकार को कंपनी को असीमित टैक्स छूट देनी चाहिए, सरकार को केवल विज्ञापन करना चाहिए। देखिए, जब सरकार किसी काम की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंपती है तो ज़रूरी ये है कि सरकार को कीमतों और गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखना चाहिए और उसका नियमन करना चाहिए। ये सरकार समय समय पर ये भी देखे कि प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी तो नहीं कर रही हैं, आम जनता को लूट तो नहीं रही हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 11वां प्रश्न है, आधुनिक समाज के लिए जन सुविधाओं को अनिवार्य क्यों माना जाता है? क्योंकि ये समाज की बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकारों से जुड़ी हैं, क्योंकि सरकार को बहुत अधिक लाभ देती हैं, क्योंकि ये केवल चुनावी वादे होते हैं, क्योंकि ये केवल विकसित देशों में पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो आधुनिक समाज के लिए जन सुविधाएं प्रोवाइड करेगी, ताकि लोग अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें और अपना विकास कर सकें। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 12वां प्रश्न है, जन सुविधाओं के वितरण में समानता का अर्थ क्या है? सबको बिल्कुल बराबर पानी देना, चाहे ज़रूरत कुछ भी हो, आवश्यकता और सामर्थ्य के आधार पर निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना, यानी गरीबों को प्राथमिकता, केवल उन लोगों को सुविधा देना जो टैक्स देते हैं, या सुविधा का निजीकरण करना। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको लगेगा कि ए विकल्प सही है, यानी आपके मन में आएगा ए वाला विकल्प सही है। यहाँ पे ए वाले विकल्प में कहा गया सबको बिल्कुल बराबर पानी देना। अब जैसे मान लीजिए सरकार ने ये कहा है कि हर परिवार को हम 100 लीटर पानी देंगे पर डे, ये बात सरकार ने कही है। मान लीजिए किसी भी परिवार में 2 व्यक्ति रह रहे हैं, केवल मियाँ बीबी रह रहे हैं, और किसी परिवार में जो है मियाँ बीबी के साथ उनके पेरेंट्स भी रह रहे हैं,
2 बच्चे भी हैं, 6 कैंडिडेट रह रहे हैं। तो ऐसे में एक घर को जहाँ पर 2 व्यक्ति रह रहे हैं वहाँ 100 लीटर पानी मिल रहा है, एक घर को जहाँ 6 व्यक्ति रह रहे हैं वहाँ 100 लीटर पानी मिल रहा है, तो यहाँ बराबरी की वाली बात से समानता कहाँ स्थापित होगी? भाई समानता का मतलब ये है कि यहाँ पर लोग जिस अनुरूप हैं, लोगों की जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पानी दिया जाए। तो यहाँ पर सही जो कथन होगा वो है बी वाला, ये आवश्यकता और सामर्थ्य के आधार पर निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना और गरीबों को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। 13वां प्रश्न है, चेन्नई जल विभाग द्वारा वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समुद्री पानी को शहर में आने से रोकना, भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण करना, जल कर में वृद्धि करना, इमारतों की मजबूती बढ़ाना। चूंकि चेन्नई में वहाँ के लोगों ने बोरवेल करवा के जो ग्राउंड वाटर है उसका अंधाधुंध दोहन किया है, इस वजह से वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा चुका है। साथ ही साथ नगर के विस्तार की वजह से जो जल पुनर्भरण की जो दर है वो भी कम हुई है। इसलिए चेन्नई के जल विभाग ने जल संचय के द्वारा वर्षा जल संचय को अनिवार्य बना दिया है, ताकि जो शहर की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें और भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण भी आसानी से हो सके। तो आंसर है आपका बी वाला। 14वां प्रश्न है, दूषित जल के सेवन से होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? हैजा, दस्त, पेचिस, खसरा। देखिए, हैजा, दस्त और पेचिस जो हैं ये ऐसी बीमारियां हैं जो सीधे तौर पर असुरक्षित और दूषित जल के सेवन से फैलती हैं, और भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग जो हैं इन रोगों की वजह से प्रभावित होते हैं, उनके जीवन में संकट आते हैं, कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। खसरा जो है ये जलजनित रोग नहीं है, बल्कि ये वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है, और ये मुख्य रूप से हवा और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। तो यहाँ पर खसरा जो है ये जलजनित रोग नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 15वां प्रश्न है, जलजनित बीमारियों जैसे हैजा की रोकथाम के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? जल के स्रोतों का नियमित क्लोरीनीकरण, खुले में शौच का पूर्ण उन्मूलन, ओडीएफ का मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, केवल बोतलबंद पानी का उपयोग। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लोरीन जो है ये बैक्टीरिया को मारती है, जल को साफ करती है, जल को शुद्धिकरण करती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। खुले में शौच का पूर्ण उन्मूलन का मतलब क्या है कि जब खुले में शौच करना बंद कर देते हैं तो जो खुले में मल त्याग जो किया जाता है वो मल जो है पानी में आके मिल जाता है, और पानी में मिल के वो जो है पानी को दूषित कर देता है। जब खुले में शौच को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं तो जल भी दूषित होना बंद हो जाता है। केवल बोतलबंद पानी का उपयोग, ये कहना गलत है। देखिए, जरूरी नहीं है कि बोतलबंद पानी ही सही हैजे की रोकथाम होगी। अगर स्वच्छ जल अगर आपको उपलब्ध हो जाए, आपके जो भी नेचुरल सोर्सेस हैं जल के, चाहे कुआं हो, हैंडपंप हो, अगर उनमें साफ पानी आ रहा है तो उससे भी आप हैजा से बचे रहेंगे। तो केवल बोतलबंद पानी का उपयोग करने से आप नहीं बचे रहेंगे, बल्कि अगर स्वच्छ जल आपको मिल रहा है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, तो आप हैजा से बचे रहेंगे। तो थर्ड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। एक और दो यहाँ सही है, तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 16वां प्रश्न है, मुंबई और हैदराबाद के जल विभागों की आत्मनिर्भरता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? इन शहरों में वर्षा का बहुत अधिक होना, इन विभागों का पूर्णतः निजीकरण, जल शुल्क की कुशल वसूली और प्रबंधन में सुधार, केंद्र सरकार से मिलने वाली विशेष सब्सिडी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुंबई और हैदराबाद के जो जल विभाग हैं ये आत्मनिर्भर क्यों हुए हैं? क्योंकि जल शुल्क की कुशल वसूली कर पा रहे हैं, और इस वजह से इन्होंने अपना जो मैनेजमेंट है वो सुधार पाया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 17वां प्रश्न है, अभिकथन, भारत के बड़े शहरों में भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिर रहा है, कारण शहरी स्थानीय निकाय मांग के अनुरूप पानी की आपूर्ति करने में विफल रहे हैं, जिससे निजी बोरवेलों की संख्या में वृद्धि हुई है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के समय में भारत के जो बड़े शहर हैं उनमें जो ग्राउंड वाटर है वो तेज़ी से नीचे गिर रहा है, उसका स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो शहरी स्थानीय निकाय हैं, जो भी शहर के नगर निगम हैं या जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, वो शहर के नागरिकों को जल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपने ही स्तर से जल की उपलब्धता का प्रयास करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टैंकर वगैरह मंगा लेते हैं। कुछ लोगों ने अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी अपने घर वगैरह हैं, वहाँ पे बोरिंग करा ली हैं, बोरवेल खोद दिए हैं। तो बोरवेल खोदने की वजह से क्या होता है कि वो अंधाधुंध जल का दोहन करते हैं, तो शहर में जो जल का स्तर है वो लगातार नीचे चला जाता है।
तो यहाँ पर अभिकथन और कारण ये दोनों सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर है आपका ए वाला। 18वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल अधिकार 2002 के मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पहुंच के दायरे में आता है? जल की भौतिक पहुंच, आर्थिक पहुंच, सूचना की पहुंच, बिना किसी भेदभाव के पहुंच। देखिए, संयुक्त राष्ट्र जल अधिकार जो है इसकी जो मानक है, इसमें कहा गया है कि जल की भौतिक पहुंच होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों तक जल की पहुंच हो। आर्थिक पहुंच का मतलब ये है कि बिना किसी आर्थिक भेदभाव के जो भी जल की उपलब्धता है वो वहनीय हो, यानी कि लोग इसे एफोर्ड कर सकें। सूचना की पहुंच, जल से संबंधित जो भी सूचना है वो भी लोगों तक पहुंचे। बिना किसी भेदभाव की पहुंच, यानी बिना किसी भेदभाव के जल सभी को मिलना चाहिए, सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। तो ये सभी इसमें शामिल है। आंसर है आपका डी वाला। 19वां प्रश्न है, सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज आदि जन सुविधाएं कही जाती हैं। किसी भी जन सुविधा का एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका सीमित लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जन सुविधाएं लोगों के उन्नति के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, विद्यालय, कॉलेज, ये सभी क्या है? जन सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका इस्तेमाल जो है कोई एक व्यक्ति या एक परिवार नहीं करता है, बल्कि पूरा समाज करता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। किसी भी जन सुविधा के एक बार बन जाने के बाद उसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, समुदाय के सभी लोग करते हैं, ना कि कुछ सीमित लोग। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। जन सुविधाएं जो सरकार प्रोवाइड करती है, इसके जरिए लोग जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिससे कि लोगों की उन्नति के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी लोग अपने जीवन में उन्नति करते जाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3। 20वां प्रश्न है, भारत में जन सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने हेतु किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, जिससे सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। पोलियो उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी अभियान स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य को, यानी सरकार को सौंपी गई है। ये सरकार 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सरकार ने पोलियो को खत्म करने के लिए जो पोलियो उन्मूलन का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है, तो ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है इसको दर्शाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 21वां प्रश्न है, दस्त, पेचिस, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा के, या सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध करा के। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि दस्त, पेचिस, हैजा जो है जल जनित रोग है, तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर इन बीमारियों को रोका जा सकता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 22वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20। तो ये जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपका जो है भोजन का अधिकार भी है, निजता का अधिकार भी है, प्रदूषण मुक्त जल का अधिकार भी इसी में शामिल है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर चैप्टर में ये गुजारिश करता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत हो जाएगी और आप कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।